बच्चों, आप जिस भी समय देख रहे हो उसके अकॉर्डिंग गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, आप जब भी ये देख रहे हो, ठीक है। अब लास्ट क्लास में हमने क्या बात करी थी, एवरेज ड्यू डेट निकालते कैसे हैं। मैंने सिर्फ आपको क्या बताकर छोड़ दिए थे, स्टेप्स, कि ऐसे ऐसे कर लेना, आपकी क्या आ जाएगी एवरेज ड्यू डेट। अब मुझे उसका क्या समझाना है, लॉजिक। देखो, अगर उस स्टेप्स के बाद आप कहते हो हमें समझ में आ गया, तो अब आपको कोचिंग के रुपए लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है? वो तो स्टेप्स तुम्हारी बुक में लिखे हुए आएंगे, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। जब आपको इंस्टीट्यूट मतलब ICAI जब आपको क्या भेजेगा, बुक्स भेजेगा, तो उसके अंदर ये लिखा होगा कि एवरेज ड्यू डेट ऐसे ऐसे निकालते हैं। वो तो आप बुक में, इंग्लिश आपकी मुझसे बेहतर है, तो वो तो आप बुक में पढ़ के ही क्या कर लोगे, अपने आप ही सीख जाओगे कि एवरेज ड्यू डेट ऐसे ऐसे करते हैं, जो हमने लास्ट में बात की थी। आज मुझे उसका क्या बताना है, लॉजिक। और जब आपको लॉजिक पता होगा या रीज़न पता होगा ये चीज़ें ऐसे होती है, तब क्या होगा, आप ट्रू चार्टर्ड अकाउंटेंट हो। अदरवाइज रट रट के पास तो हो जाओगे, लेकिन आगे जॉब नहीं मिलेगी। तो आज हमें उसका क्या समझना है, लॉजिक समझना है कि क्यों एवरेज ड्यू डेट इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके करते हैं। अब आप कुछ नहीं लिखेंगे, आप मेरे साथ मेरी हेल्प करेंगे, ठीक है। हमें आज उसका क्या समझना है, लॉजिक। पहले हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, वैसे ही 1 4 5 4 30th 4 10,000, या इसको मैं कर देता हूँ 25 में 20,000 और 30,000। ये पेमेंट्स मुझे किसी को करनी है। ये तीन अलग अलग, आप समझो बस। ये मुझे तो आज रीज़न बताना है, क्वेश्चन तो तुम कर ही दोगे, आपको स्टेप्स आता है, आप समझो कि ऐसा ही क्यों। देखो, आपके खुद के रुपए हो तो तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। मान लो कि मैंने स्टेप लगा के कोई एवरेज ड्यू डेट निकाल दी, कोई 30th अप्रैल निकाल दी। अब मैं कह दूँ 30 अप्रैल को दे दो, तो आपको संतुष्टि मिल जाएगी कि हाँ ये सही आया है जो ये बोल रहा है। ऐसे थोड़ी होगा। हमें उसका क्या समझना है, रीज़न। तो पहले मैं एक बार लिखता हूँ सारा क्वेश्चन, फिर मैं आपको रीज़न बताऊँगा। मुझे ये 3 पेमेंट किसी को करनी है। मैंने किसी से 1 4 को परचेज किया, कितने का, 10,000 का। फिर अगेन 5 4 को 20,000 का किया, 25th 5 को कितने का किया, 30,000 का। अब मुझे ये 3 पेमेंट उसको करनी है। अब मैं कहता हूँ बार बार नहीं आऊँगा, मैं एक ही दिन आऊँगा, ताकि मेरे को बार बार टाइम वेस्ट ना हो। ये 60,000 एक ऐसा दिन बता दो जहाँ मुझे लॉस हो ना तो मुझे लॉस हो, और ना ही रिसीवर को लॉस हो, और ना ही मुझे गेन हो, ना ही उसको गेन हो। तो उस डेट को हम क्या बोलते थे, एवरेज ड्यू डेट। अब वो कैसे निकालते थे, हम सबसे पहले स्टेप क्या करते थे, अर्लीस्ट डेट को क्या लेते थे, बेस डेट। तो वो 1 4 आ गई। फिर हम 1 4 से लेकर, ये हमने प्रीवियस वीडियो में कर रखा है, तो मैं फटाफट से बताऊंगा। फिर हम 1 4 से लेकर क्या करते थे, हर एक ड्यू डेट तक क्या करते थे, नंबर ऑफ डेज। 1 4 से 1 4 तक तो क्या आएगा, हमेशा नहीं ले आएगा। 1 4 से 5 4 तक क्या आएगा, 4 डेज। और 1 4 से लेकर 25th 5 तक क्या आएगा, अप्रैल के कितने हो गए, 29। 1 अप्रैल को तो काउंट करना नहीं है, फर्स्ट को हमें लेना नहीं है। तो अप्रैल में तो टोटल कितने होते हैं, 30। आपको याद है किस किस महीने में 31 होते हैं, या ऐसे चलेगा, याद है पक्का, प्रीवियस वीडियो में बात की थी ना। अब ऐसे नहीं, बताओ कौन कौन से 31 होते हैं। 2 कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स में 31 होते हैं, वो कौन से होते हैं, कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार, जुलाई अगस्त, और दूसरा दिसंबर एंड जैन। दिसंबर के बाद जैन तो आता ही है ना, चाहे वो नेक्स्ट ईयर का है। तो आप कैसे याद रखोगे 31 कहाँ कहाँ पर है। देखो, ये CA फाइनल तक आपको डेज तो काउंट करने ही पड़ेंगे, जब जब आप अकाउंट्स पढ़ोगे बीच बीच में। तो आप हमेशा ये याद रखना कि कौन कौन से महीनों में 31 होते हैं। एक तो जुलाई और अगस्त, और दूसरा कौन सा, दिसंबर एंड जैन। इन दोनों में कितने आते हैं, 31, दिसंबर एंड जैन। ये तो मैं चेक कर रहा था, ठीक है। दिसंबर और जुलाई और अगस्त, दिसंबर और जैन। इसके अलावा 2 क्या थे, M थे। 2 M कौन से थे, मार्च एंड मई। मार्च एंड मई में भी 31। इसके अलावा अक्टूबर। आपको कौन सा याद रखना है, सिर्फ अक्टूबर। जिसमें 31 है वो आपको कौन सा याद रखना है, अक्टूबर। बाकी तो अपने आप याद है, ठीक है। तो बताओ कौन कौन से हैं। पहले 2 कॉन्जिक्यूटिव मंथ कौन से हैं जिनमें 31 आते हैं, 31 डेज के जो महीने होते हैं। जुलाई अगस्त में 31 दिन होते हैं, फिर दिसंबर जैन में होते हैं, फिर 2 M कौन से हैं, मार्च एंड मई। आपको कौन सा याद रखना है, अक्टूबर। याद तो सारे ही रखने हैं, मतलब याद हो जाता है ऐसे। जब मैं बोल देता हूँ कि आपको कौन सा याद रखना है, तो आपको एक और याद आ जाता है, अक्टूबर वाला, ठीक। तो ये आप बार बार बीच में ऐसे नहीं करेंगे कभी, क्योंकि जीवन भर टाइम वेस्ट होगा। एक बार आप 5 मिनट लगा के याद कर लो। अब बताइए, यहाँ पर बताइए, अप्रैल के कितने हैं, 30, तो 29 ये रह गए, नहीं, प्लस 25 मई के, तो ये कितना हो गया, 54 डेज। 29 प्लस 25 कितना हो गया, 54 डेज, ठीक। पहला स्टेप क्या था, अर्लीस्ट डेट को बेस डेट लेना। सेकंड स्टेप क्या है, नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट टू ईच ड्यू डेट, वो मैंने कर लिया। थर्ड क्या है, प्रोडक्ट। थर्ड क्या था, प्रोडक्ट, नील या 0, 80,000, 16 लाख
पक्का? कैलकुलेटर अलाउड है आपको, ध्यान रख लेना। 16 20 प्लस 80 कितना हो गया? 17 लाख। अब बताइए बेस डेट क्या है? 14 प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट बाय सम ऑफ अमाउंट, इतने डेज करने हैं। करना कितना है? 18 तो कैसा है? 6 to 12 28 पॉइंट, तो ऐसे भी लिख दूँ 28 डेज अप्रोक्स। तो 29 अप्रैल क्या आएगी? एवरेज ड्यू डेट आएगी। अगर ये 60 के 60,000 में सामने वाले को किस दिन दे दूँ? 29 अप्रैल को, तब क्या होगा? ना मुझे लॉस, ना उसे लॉस, ना मुझे प्रॉफिट, ना उसे प्रॉफिट। अब ये बात आप अपने ऊपर लेकर तो देखो एक बार, कि मैं कहता हूँ कि तुम्हें पेमेंट लेनी है, तुम्हें 3 अलग अलग दिन क्या लेनी है पेमेंट। समझ लो तुम्हारे फादर का बिजनेस है और मैंने उससे परचेज़ की हुई। अब मैं कहता हूँ 60,000 रुपये, कितने रुपये? 60,000 रुपये। वो तुम कब ले लो मुझसे? 29 अप्रैल को। तुम्हें संतुष्टि हो रही है कि हाँ कोई इसने फेयर हिसाब किया है? ऐसे तुम्हें क्यों नहीं, कैसे कैसे संतुष्टि हो जाएगी? मैं तो बोल देता हूँ कि चलो मैं सी हूँ, 25 अप्रैल को ले लो, या मैं बोल देता हूँ कि 20 मई को ले लो, मान जाओगे? अपने ऊपर लेकर तो देखो, आपको क्या समझ में आना चाहिए, इन स्टेप्स का लॉजिक क्या है। ऐसे कोई आदमी शराब पी के बैठा और उसने स्टेप बना दिया और आप करते रहो, ऐसा तो हुआ नहीं होगा। इनके पीछे पक्का कुछ ना कुछ क्या होगा? लॉजिक होगा। और वो जब तक नहीं जानोगे तब तक फिर ट्रू चार्टर्ड अकाउंटेंट आप हो ही नहीं। आपको मुझसे जब भी मैं बोलूँ ऐसे कर लेना, तो तुम क्या बोलोगे? सर ऐसे कर लेना तो लिखा ही हुआ है हमारी बुक में, क्यों कर लेना? आपको हमेशा मुझसे क्या पूछना है? क्यों? कहीं पर भी मैं बोल दूँ ना ऐसे कर लेना, तो आप क्या बोलना? सर ऐसे कर लेना, फीस मत लेना। जब भी मैं बोल दूँ कि ऐसे ऐसे कर लेना, तो तुरंत तुम्हारा जवाब क्या होना चाहिए? सर कितने रुपए की फ़ीस कम हो रही है, क्यों कर लेना ऐसे? आपका क्वेश्चन क्या होना चाहिए? क्यों? और ये खाली अकाउंट्स के लिए नहीं है, हर सब्जेक्ट के लिए तुम्हें क्या चाहिए? क्यों चाहिए। जब तक आपको रीज़न नहीं समझ में आते तब तक फिर क्या है, रटने आते हैं। ऐसे मैं 2 क्वेश्चन और दे दूंगा आपको, आप कर लोगे, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको क्या लगेगा? हमें आने लग गया। ये आने नहीं लग गया, पहले में थोड़ा गलत हुआ, दूसरे में थोड़ा और सही हो गया, तीसरे में रटा गया, तीसरे में वो क्या हो गया? रट गया तुम्हें कि ठीक है। तुम्हें मुझसे ये पूछना चाहिए कि फैब 28 की क्यों होती है? भाई कोई तो रीज़न रहा होगा कि बाकियों में 30 31 कर रहे हैं, फैब में 28, फैब की बेचारी क्या गलती थी? फैब के दिन कम अभी नहीं। अब ये मेरे डाउट है तो मैं मेरी मर्जी से बताऊंगा, या तो तुम्हें पूछना चाहिए थे कि इसमें 31 क्यों। हालांकि वो अकाउंट्स नहीं है, वो तो कैलेंडर मंथ है, लेकिन अकाउंट में तो पूछोगे। फैब का भी बताएंगे आपको, लेकिन अभी वीडियो है तो सब कुछ लीक नहीं करना है हमें, तो इसलिए मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। लेकिन आपको ये सब चीज़ें बताऊंगा मैं। अभी हम इसका क्यों की बात करें, एवरेज ड्यू डेट की क्यों की, ठीक है। अब सुनो, अब आप मैं आराम से सुनना मेरी बात को। मुझे ये 3 पेमेंट्स करनी है। अब देखो, अब आपकी बहुत ज़्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी, मतलब पेपर का काम हो गया, आप क्वेश्चन कर लोगे, लेकिन अब तुम्हारे दिमाग पे जोर लगना स्टार्ट होगा, क्योंकि मैं जब रीज़न बताऊंगा तो थोड़े कॉम्प्लेक्स हो जाएगी चीज़ें। तो आप प्लीज़, लेकिन वो ही सच्चा सीए बनना है, ना कि क्या है क्वेश्चन कर लेना। अब आप सुनो, मेरे को 3 पेमेंट करनी है। मेरे को कितनी पेमेंट करनी थी? 3। 1/4 को कितनी? 10। फिर 5/4 को भी कितनी? 20। और फिर 25th 5 को भी कितनी? 25 मई को 30,000। अब आप मेरी बात को सुनना, या तो मैं इन रिस्पेक्टिव डेट्स पर दे दूं, लेकिन उसमें मेरे प्रॉब्लम क्या होती है, मेरा टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। और या फिर मैं क्या करूं, एवरेज ड्यू डेट पर एक साथ दे दूं, जिससे कोई प्रॉफिट लॉस ना हो। अब मैं एक बात एज्यूम कर रहा हूं, ठीक है, मैं एक बात एज्यूम कर रहा हूं। देखो ये 3 डेट्स है, 1/4, फिर 5/4, फिर 25/5। मैं एक बात एज्यूम करता हूं कि सारी की सारी पेमेंट ही कब कर दूं? 1/4 को ही कर दूं, तो क्या हो जाएगा? पहले मुझे बताओ, मुझे प्रॉफिट होगा या मुझे लॉस होगा? मैं पेयर हूँ, ये वाली पेमेंट भी मैंने यहीं कर दी, ये वाली भी यहीं कर दी, तो मुझे लॉस हो रहा है, क्योंकि मैं पेमेंट क्या कर रहा हूँ? जल्दी कर रहा हूँ। मेरे को ये पेमेंट 20,000 रुपये की यहाँ करनी थी, यहाँ कर दूँ तो क्या होगा? मुझे लॉस, इतने दिनों का लॉस हो जाएगा इसके ऊपर, और फिर इस पर भी लॉस हो जाएगा। तो मैं जब ये स्टेटमेंट बना रहा हूँ ना, अब मैं आपको इसका रीज़न बता रहा हूँ। मैं क्या बता रहा हूँ? रीज़न पहला क्या है कि मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि A to Z पेमेंट्स आर बीइंग मेड ऑन 1/4। मैं ये देख रहा हूँ कि मुझे हो क्या जाएगा अगर मैं 1/4 को कर दूँ। लॉस तो होगा, लेकिन कितना लॉस होगा? तो मैं क्या बोलता हूँ कि मैं सारी पेमेंट, जब आप बेस डेट लेते हैं तो आप क्या एज्यूम कर रहे होते हैं? ईच एंड एवरी पेमेंट इज बीइंग मेड ऑन बेस डेट। सारी पेमेंट मैंने 1/4 को कर दी। मैं मानता हूँ कि मुझे सारी पेमेंट कब होगी? 1/4 को। आप रिसीवर मानेंगे अपने आप को, सभी बच्चे जो भी देख रहे हैं वो अपने आप को क्या मानेंगे? रिसीवर। और मैं अपने आप को क्या मानता हूँ? पेयर।
मैं कहता हूँ कि ये 10,000 मैंने 1/4 को कर दिया, करने ही थे, कोई दिक्कत ही नहीं है, इस पर नो प्रॉफिट नो लॉस। सेकेंड, ये 20,000 जिसकी पेमेंट कब करनी थी 5/4 को, मैंने कब कर दी 1/4 को ही, तो मुझे 20,000 रुपये पर 4 दिन का इंटरेस्ट का लॉस हो गया, क्योंकि मैं इसको 20,000 रुपये को आज अपने बैंक में रखता और 4 दिन बाद तुम्हें देता, तो वो 4 दिन मुझे इंटरेस्ट क्या करता, मिलता मुझे उसका, वो मैं पहले ही कर दूंगा, तो मुझे क्या होगा 20,000 मैंने यहाँ करनी थी, यहाँ पे कर दिया, तो 4 दिन क्या कर दिया, जल्दी पे कर दिया, तो मुझे उसकी वजह से क्या हो गया लॉस, कितना का 20,000 रुपीज़ पर 4 डेज़ के इंटरेस्ट का। सिमिलरली 25th 5 वाली पेमेंट जो 30,000 यहाँ ड्यू है, वो भी यहीं कर दूँ, तो मुझे 30,000 रुपीज़ पर 54 डेज़ के इंटरेस्ट का क्या हो जाता है लॉस, 30,000 रुपीज़ पर 54 डेज़ के इंटरेस्ट का क्या हो जाता है लॉस। तो मैंने ये स्टेटमेंट में क्या लिखा है, पहले तो मैंने आपको स्टेप्स बता दिए थे, अब समझने की कोशिश करना कि अगर मैं एज्यूम करके बात करता हूँ 1/4 को सारी पेमेंट कर दूँ, तो 5/4 वाली कितने दिन जल्दी कर दी, 4 दिन, तो 20,000 रुपये पर 4 दिन के ब्याज का मुझे क्या हो जाएगा नुकसान। फिर 25/5 वाली भी कब कर दी 1/4 को, तो मुझे क्या हो रहा है 30,000 रुपीज़ पर 54 डेज़ के इंटरेस्ट का लॉस। अब ये बात यहाँ तक समझ में आ गई, प्रोडक्ट को छोड़ो, इतना जो लिखा हुआ है इसका रीज़न समझ में आ रहा है तुम्हें। अब मैं एक अलग से बात करता हूँ, वापस आऊँगा उसके ऊपर, पहले मेरी बात को सुनो। 10,000 रुपीज़ पर 10 डेज़ का इंटरेस्ट आप कैसे निकालते हैं। 10,000 रुपीज़ पर 10 डेज़ का इंटरेस्ट आप ऐसे निकालते हैं, इफ़ इंटरेस्ट रेट इज़ 10%। 10,000 रुपये पर 10 दिन का ब्याज कैसे निकालोगे अगर इंटरेस्ट 10% हो, आप ऐसे ही तो करते हो, 10,000 इंटू 10/100 या 12 डेज़ कर लो, 2 10 हो जाएंगे तो पता नहीं लगेगा। 12 डेज़ का इंटरेस्ट ऐसे ही निकालो। 10,000 रुपीज़ पर, मैं एक रैंडम बात कर रहा हूँ मैच की, 10,000 रुपीज़ पर 10 डेज़ का इंटरेस्ट ऐसे ही होता है, 12 डेज़ का, सॉरी 12 डेज़ का। अब इसी को मैंने ऐसे लिख दिया, बस इसको अलग अलग कर दिया, 12/365 को 12/365 कर दिया। ये बात समझ में आ रही है। 10,000 रुपीज़ पर 10 डेज़ 10,000 रुपीज़ पर 12 डेज़ का इंटरेस्ट आप ऐसे ही निकालोगे, इससे एग्री करते हुए नहीं, पक्का। बस आप जैसे करते थे 12/365, मैंने क्या कर दिया, इसको अलग अलग कर दिया। मेरा कोई पर्पज़ है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। आप मुझे बताओ, अगर मुझे ये भरना हो, ये इक्वेशन इसके बराबर ही रखनी है, तो यहाँ क्या लिखूँ, 120 रुपीज़ लिख सकता हूँ मैं। ये दोनों चीज़ें बराबर ही है, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में थे, ये दोनों क्या हो रहे थे मल्टीप्लाई। भाई आप मुझे बताओ 4 × 2 × 3 कितना होता है 24। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ। तो सेम मैंने यही तो लिखा है, 10,000 रुपीज़ पर 12 डेज़ को इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया। इसका मतलब मैं आपके माइंड में, सुनो क्यों ऐसा क्यों बनाया, मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ। 10,000 रुपीज़ पर 20 डेज़ का इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू 1,20,000 रुपीज़ पर 1 डे का इंटरेस्ट। आप 10,000 रुपये पर 12 दिनों का इंटरेस्ट लगा लो, या 1,20,000 रुपये पर 1 दिन का इंटरेस्ट लगा लो, 1 एंड सेम थी। समझ रहे हो, डेज और अमाउंट को क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो उस पर 1 दिन का निकाल लो। आप या तो 10,000 रुपये पर 12 दिनों का इंटरेस्ट लगा लो, या क्या कर लो 1,20,000 रुपये पर 1 दिन का। बात एक ही, पक्का बताना मुझे कितने रुपए पर 1 दिन का इंटरेस्ट होगा। 40,000 रुपीज़ पर 8 डेज़ का इंटरेस्ट, 8 डेज़ का इंटरेस्ट कितने रुपए पर 1 दिन के इंटरेस्ट के बराबर, 3,20,000 पर। तो 320 पर 1 डे का इंटरेस्ट कंप्यूट कर लो, चाहे अब आगे की चीज़ तो सेम ही है ना, रेट अगर 10% है तो इसमें भी यही करोगे, तो ये चीज़ तो सेम ही है। तो मैं आपको ये बोल दूं कि 40,000 रुपये पर 8 दिन का ब्याज कितने रुपए पर 1 दिन के ब्याज के बराबर होगा, तो आप क्या बोलोगे 320 पर। अब इधर आओ, यहाँ मैंने क्या निकाला, मैंने देखा कि मुझे 10,000 रुपीज़ पर कितने दिनों का लॉस हो रहा है, कुछ भी नहीं। 20,000 पर 4 डेज़ का इंटरेस्ट का लॉस हो रहा है, या मैं उसको क्या बोल दूँ 80,000 पर 1 डे का इंटरेस्ट का लॉस हुआ। इफ़ एंटायर पेमेंट इज़ मेड ऑन 1/4, सारी की सारी पेमेंट कब हो जाए 1/4, देन आई एम लूजिंग इंटरेस्ट ऑन ₹20,000 फॉर 4 डेज और इंटरेस्ट ऑफ 1 डे ऑन ₹80,000। एक ही बात, 80,000 रुपये पर 1 दिन का नुकसान हो गया।
फिर 30,000 पर 54 का हो रहा है, या 1620 पर 1 डे का। तो मैंने ये देखा, इफ एंटायर पेमेंट इज मेड ऑन 1/4, आई एम लूजिंग 1 डेज इंटरेस्ट ऑन 17 लाख रुपीज़। अगर सारी पेमेंट मैं 1/4 को कर देता हूँ तो मुझे 17 लाख रुपए पर एक दिन का नुकसान होता है। भाई 10,000 पर तो कुछ हुआ ही नहीं, 20,000 पर 4 का बोलूँ, या 80,000 पर 1 डे का बोलूँ, या मैं 30,000 पर क्या बोलूँ, 54 दिनों का, या क्या बोल दूँ 16-20 पर। तो मैंने ये हिसाब लगा लिया कि इफ़ एंटायर पेमेंट इज़ मेड ऑन 1/4, तब मुझे क्या होगा, 17 लाख रुपए पर एक दिन के इंटरेस्ट का लॉस होगा। 17 लाख रुपए पर एक दिन के इंटरेस्ट का। आप और मैं बात खड़े, आप रिसीवर है और मैं कौन हूँ, पेयर हूँ। मैं आपको कह रहा हूँ कि साहब अगर मैं आपको सारी पेमेंट कब कर दूँ, 1/4 को, जो करनी अलग अलग डेट पर है, मैं अगर सारी पेमेंट आपको कब कर दूँ, 1/4 को, तो मुझे लॉस हो जाता है। तुमने बोला हाँ लॉस तो हो ही रहा है, तुम जल्दी दे रहे हो और मुझे फ़ायदा हो जाता है। तुम कह रहे हो कि मुझे फ़ायदा हो जाता है, मैं कह रहा हूँ मुझे लॉस हो जाता है। और हमें क्या करना है, फेयर हिसाब करना है, किसी को प्रॉफिट लॉस ना हो, उसी को ही एवरेज रेट बोलते हैं। तो हमने ये बात कर ली कि 17 लाख रुपए पर तुम्हें क्या हो रहा है, मुझे नुकसान और तुम्हें फ़ायदा। अब 17 लाख तो देने ही नहीं है, मैंने तुम्हें आज 17 लाख देने हैं, 60,000 ही देने तो 60,000 है। तो मैं पूछता हूँ कि 17 लाख पर एक दिन का लॉस हो गया, 70 लाख रुपीज़ पर 1 डे का लॉस, 60,000 पर कितने गए ये बता दो। 17 लाख रुपए पर एक दिन का लॉस, 60,000 पर। इस इक्वेशन को बराबर करना है आपको। 70 लाख रुपीज़ पर 1 डे का इंटरेस्ट, 60,000 रुपये पर कितने दिन का इंटरेस्ट के बराबर है, कितने दिन का, एक्स मान लिया मैंने। 17 लाख रुपये कैसे निकालोगे आप, इस 1 का तो कुछ है ही नहीं, एक की तो कोई मतलब ही नहीं है ना, उधर जाएगा तो भी। मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो 17 लाख इंटू 1 डिवाइड बाय 60,000, तो इस एक को तो हटाई दूँ बोले, कितना 20 अप्रोक्स 28 डेज। तो अब इस बात को और आगे बढ़ाते हैं। मैं क्या कह रहा था, अगर मैं 1/4 को सारे दे दूंगा, इसी दिन सारे दे दूंगा, तो मुझे 17 लाख रुपए पर कितने दिन का लॉस हो रहा है, एक दिन का। या जो 60,000 मैं आपको देने वाला हूँ, अब समझना, ये आपका आता है, 60,000 रुपये मैं आपको दे रहा हूँ, लेकिन साथ ही साथ आपको गालियाँ निकाल रहा हूँ। क्या गालियाँ निकाल रहा हूँ कि मेरे को 28 दिन का नुकसान कर दिया इसने। मैं कह रहा हूँ लो 60,000 पहले ही दिन, लेकिन तुम मेरे 28 दिन का नुकसान कर रहे हो। तुम कह रहे हो मत करो, गालियाँ क्यों, किस बात की निकाल लो, सही हिसाब कर लो। मैं कहा कैसे कर लूँ, तुमने कहा 28 दिन बाद में दे लेना, 28 दिन कमा लो और कितने दिन बाद में दे देना, 28। मैं जब तुम्हें सारी पेमेंट यहाँ करता हूँ तो मैंने क्या रूल बनाया, क्या देखा मैंने, जब मैं सारी पेमेंट यहीं कर दूँ तो मेरे माइंड में आया कि अगर 60,000 मैं सारे के सारे यहाँ कर देता हूँ तो मुझे 17 लाख रुपये पर एक दिन का लॉस हो जाता है। 17 लाख रुपये पर कितने दिन का लॉस हो जाता है, एक दिन का। अब मैं क्या कहता हूँ, 17 लाख पर एक दिन की बजाय ऐसे बोल सकता हूँ कि 60,000 रुपये पर 28 डेज का लॉस हो रहा है। तो मैंने ये बोला कि मैं तुम्हें तीनों की तीनों पेमेंट 14, 54, 25, 5 ये वाली तो यहाँ करनी थी, ये भी और ये भी सारी यहाँ कर दूँ तो मैं 60,000 रुपये पर कितने दिनों के लॉस में चला जाता हूँ, 28 डेज़ के। तो आपने कहा सर 60,000 अभी मत दो, कब दे देना, 28 दिन आप अपने बैंक में रख लो, आपका लॉस कंपनसेट हो जाएगा। आप 60,000 रुपये आज दे रहे हो तो आपको 28 डेज़ का लॉस हो रहा है, आप मत दो आज, आप अपने बैंक में रखो और कब दे देना मुझे, 28 दिन बाद, तो आपका लॉस कंपनसेट हो जाएगा, आपके बैंक में रहेंगे, आपको कमाई हो जाएगी, तो आपका लॉस कंपनसेट हो जाएगा। इसलिए आप मुझे पेमेंट कब कर दो, 28 दिन बाद। और यही मैंने आपको सिखाया कि 1/4 में क्या जोड़ो, 1/4 में क्या जोड़ो, 17 लाख डिवाइड बाय 60,000, यही था ना सम ऑफ प्रोडक्ट बाय सम अमाउंट। तो 1/4 में कितने दिन जोड़ दो, 28 दिन, तो क्या आ जाएगा 29 डेज, 29/4। इस दिन पेमेंट करने से कोई लॉस प्रॉफिट किसी को भी नहीं होगा। अगर ये चीज़ें समझनी है तब तो कोचिंग के पैसे लगाने हैं, नहीं तो सिर्फ स्टेप्स ही करने हैं तो आपको कोचिंग की ज़रूरत ही नहीं है, पास हो जाओगे, मैं गारंटी से बोलता हूँ। आपकी बुक में लिखा होगा सब कुछ। अगर एक मिनट में पूरा कर लो फिर मैं डाउट, पूरा का पूरा आपके क्या लिखा होगा, बुक में लिखा होगा स्टेप 1 ये, स्टेप 2 ये, स्टेप 3 ये। तब अगर ये तुम्हें रीज़न समझने हैं तभी कोचिंग के पैसे लगाने का मतलब है, अदरवाइज सब कुछ किस में लिखा होगा, तुम्हारी बुक में लिखा ही होगा जो इंस्टीट्यूट भेजेगा। एक बार फिर से मैं आपको वापस से बताता हूँ, एक बार फिर से सुनो कि क्या रीज़न है। हमने बेस डेट ले ली कौन सी, 1/4। हमने बेस डेट कौन सी ले ली, 1/4। अब ये ज़रूरी नहीं है कि 1/4 ली जाए, कुछ भी मान सकते हैं ना। हमने तो अजम्पशन पर स्टार्ट की, मैं अगली बार क्या मान के स्टार्ट करूँगा, 5/4 मान के। अभी आंसर सब में सेम आएगा, तुम्हारा बर्थडे लोगे तो भी सेम आएगा। अभी 10 मिनट के बाद बात करते हैं, पहले एक बार इसको रिपीट कर दूँ। 1/4 को क्या किया मैंने, एज्यूम कर लिया कि पेमेंट तो मुझे यहाँ भी करनी है, यहाँ भी करनी है, यहाँ भी करनी है, लेकिन
लेकिन मैंने क्या एज्यूम कर लिया कि मैं सारी पेमेंट कब कर रहा हूँ, 5/4 वाली भी कब कर रहा हूँ, 1/4 को, 25/5 वाली भी क्या कर रहा हूँ, 1/4 को। तो ये पेमेंट मैं जल्दी करता हूँ मुझे लॉस होता है, ये पेमेंट मैं जल्दी करता हूँ मुझे लॉस होता है। कितना लॉस होता है, 20,000 पर 4 डेज़ का या 80,000 पर 1 डे का, 30,000 पर 54 डेज़ का या 1620 पर 1 डे का। तो मैंने देखा कि मैं सारी पेमेंट यहीं कर दूं तो मुझे 17 लाख रुपए पर कितने दिन का लॉस होता है, एक दिन। अब मुझे 17 लाख देने होते हैं तो मैं एक दिन लेट दे देता, वो लॉस ना रहता। भाई 17 लाख रुपए तुम्हें देने ही नहीं है, मुझे देने ही कितने हैं तुम्हें, मुझे देने ही 60,000 है। तो हमने पहले तो ये निकाल लिया कि 17 लाख पर कितने दिनों का लॉस हो रहा है, एक दिन का। लेकिन मुझे 17 लाख देने हैं, 60,000 ही देने हैं, तो 60,000 पर निकालो ना। तो 17 लाख रुपए पर एक दिन का इंटरेस्ट 60,000 रुपये पर कितने दिन के इंटरेस्ट के बराबर होता है, ये ढूंढना चाहता हूँ मैं। तो आप अगर मान लो कोई भी इंटरेस्ट रेट मान लो, 17 लाख रुपए पर एक दिन का इंटरेस्ट आप ऐसे ही निकालोगे, मान लो 12% रेट। अब मैं कहता हूँ मैंने को 17 लाख थोड़ी देने हैं भाई, मैं आपको बोल रहा हूँ कि सर आप मतलब जो भी मेरे सप्लायर है उसको क्या बोल रहा हूँ कि सप्लायर मतलब तुम लोग हो, ठीक है, तुम सप्लायर हो और मैं बायर हूँ। मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि तुम यहाँ ले तो लो भले ही 1/4 को, लेकिन मेरे 17 लाख पर एक दिन का ब्याज तुम मार रहे हो मतलब मुझे नुकसान पहुँचा रहे हो, ठीक है। सीए की भाषा में क्या बोला जाता है, मार रहे हो, ठीक है। तो तुम मुझे 70 लाख पर 1 डे के इंटरेस्ट का क्या कर रहे हो, लॉस। तुम कह रहे हो सर 17 लाख दे ही कौन रहे, 60,000 दे रहे हैं, उस पर बताओ ना। तो मैं कहा ठीक है अभी बताता हूँ। मैंने एक इक्वेशन बनाई आगे, इसके बराबर 60,000 रुपये पर कैसे आएगा, 60,000 रुपये पर एक्स डेज, इसको इसके बराबर में लिखता हूँ ताकि तुम्हें समझ में। 60,000 इंटू एक्स डेज इंटू 1/365 इंटू 12%। तो ये तो इधर आएंगे तो बराबर, इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में आएंगे, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, बचेगा तो क्या 70 लाख इंटू 1 और ये 60,000 इंटू एक्स। तो उधर मैं 60,000 को उधर लेकर जाऊंगा तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो कितने दिन का लॉस हो रहा है मुझे, 60,000 रुपये पर 28 दिन का। तो मैं तुम्हें क्या बोलता हूँ कि अगर 60 के 60 मैं तुम्हें 1/4 को दे रहा हूँ, अगर 60 क्या हुआ 60 के 60 अगर मैं तुम्हें कब दे रहा हूँ 1/4 को, तो मैं कितने का लॉस इनकर कर रहा हूँ 28 दिन का, और तुम्हें 28 का फ़ायदा हो रहा है, तुम्हें 28 दिन के इंटरेस्ट का फ़ायदा हो रहा है। अगर मैं यहीं दे दूँ तो तुमने कहा सर हमें ये लॉस प्रॉफिट नहीं चाहिए, हमें एवरेज ड्यू डेट निकालनी है कि ना मुझे लॉस प्रॉफिट हो ना आपको। तो आप इसको 28 दिन रखो अपने पास, इस 60,000 को अभी मत दो। हमने तो एज्यूम किया था कि 1/4 को दे दे तो होगा क्या, तो तुमने बोला कि 28 दिन लेट दे दो, आपका लॉस कंपनसेट हो जाएगा। 28 दिन कमा लो और फिर मुझे दे देना। तो मैं कह रहा हूँ 1/4 को देने से तो 28 दिन का लॉस होता है, तो मैं 28 दिन लेट दे दूंगा तो वो लॉस नहीं रहेगा, इसलिए 1/4 में कितने दिन जोड़ दो 28 डेज, तब क्या आ जाएगी एवरेज ड्यू डेट। अपोज करना है। अब तुम्हें ये रीज़न समझ में आ गया कि इन स्टेप्स का रीज़न क्या है। देखो ये ज़रूरी है बहुत, अभी आप मेरे सामने नहीं हो इसलिए क्या है आप कैसे पूछोगे, लेकिन आपको पूछना तो हर चीज़ का पड़ेगा। मैं कुछ भी बोलूँ ना ऐसे कर लेना तो आपका इमीडिएटली रिप्लाई क्या होना चाहिए, क्यों कर लेना, नहीं सर फीस नहीं, कितनी फ़ीस कम करनी है, क्योंकि आपको क्यों जानने के पैसे मिलेंगे, कैसे कर लेना इज़ ऑलरेडी रिटन इन ICI मॉड्यूल। ICI मॉड्यूल मतलब ICI की जो बुक्स आएंगी आपके पास वो उनमें लिखा हुआ है स्टेप वाइज, स्टेप 1 स्टेप 2 उसमें बाकायदा बढ़िया अच्छे से लिखा हुआ है। तो आपको ज़रूरत ही नहीं है कोचिंग्स की, अगर आपको सिर्फ पास होने की बात है। सब कुछ किस में लिखा हुआ है, बुक्स में लिखा हुआ है कि ये स्टेप ऐसे है, ये स्टेप ऐसे है, लेकिन वो रीज़न एक्सप्लेन नहीं करेगा। और आगे अब दिक्कत आएगी ना रियल लाइफ में। अब आपको समझ में आ रहा है कि रुपए जल्दी देने से क्या होता है, लॉस होता है। अब आप हाथों हाथ फीस ला देंगे, नहीं, आपको समझ में आ रही है जब तक नहीं मांगे तो अपने भाई आप तो अब भाई तुम्हारे घर में कैश ही पड़ा होगा, लेकिन समझदारी ये होती है कि क्या है वो रुपया आप बैंक में या कहीं इन्वेस्ट करके रखो, जितना लेट देना पड़े उतने से क्या होगा तुम्हें उस पर रिटर्न आ रही है उस रुपये पर। अब आपके पेरेंट्स और सोचते नहीं है क्योंकि हमारी फीस नॉमिनल सी है, ठीक है, तो इसलिए वो सोचते नहीं है कि क्या 10-12 हज़ार के लिए क्या सोचना, लेकिन क्या है समझदारी किस में है, लेट देने में। आप उसको क्या करो, इंटरेस्ट तो कमाओ उस पर एटलीस्ट, समझ रहे हो। तो अब एवरेज ड्यू, अब आप समझो कि ये हमने तो 10-20-30 हज़ार ले ली, करोड़ हो जाती है तो हमें जीरो गिनने पड़ जाते हैं कितने लगे, लेकिन बड़े बिजनेस में पेमेंट्स किस में होती है, इन करोड्स में होती है। अभी मैं तुम्हें बताऊंगा इसका यूज़ क्या है। अभी तक हमारे एक डाउट अभी भी दिक्कत कर रहा है, क्या दिक्कत कर रहा है, एवरेज ड्यू डेट आई क्या है 28/4 और हम 29/4 आई है क्या 29 अप्रैल आई है, जबकि हम कहाँ तक ट्रांजेक्शन कर चुके हैं 25 मई तक। तो अब हम करें कैसे, टाइम मशीन में जाएंगे, बैक डेट्स नहीं, वो तो ऐसे ही होता है ना, फालतू की बात है, बैक डेट से कैसे पेमेंट हो जाएगी, ये डाउट अभी भी हमारा पेंडिंग है, ठीक पक्का। इसके अलावा तुम्हें रीजन था समझ में आ गया। अब मुझे थोड़ी सी प्रैक्टिस किसकी करनी है, डेज काउंट करने की। आप बताओ इस पूरे क्वेश्चन में बच्चा गलत क्या करेगा एग्जाम में,
डेज। इसके अलावा प्रोडक्ट किसने करना है? कैलकुलेटर में। अभी ठीक है आप निकम्मे हो, देखो दो तरह के निकम्मे लोग होते हैं, एक तो पढ़ते ही नहीं है और दूसरे इस तरह के निकम्मे होते हैं कि ये मेरा रूम है, मैं यहाँ पर बैठा हूँ और कैलकुलेटर यहाँ पर है, मैं यहाँ पर लेटा लेटा पढ़ रहा हूँ, तो उसके बड़ी दिक्कत होती है यहाँ तक जाने में भी। इतने निकम्मे हैं, अब यहाँ से कैलकुलेटर कौन लाएगा उठा करके, ठीक है। तो वो फिर क्या करते हैं, ऐसे कॉपी के पीछे और करने लग जाते हैं। देखो एक बात सुनो, मैं ये नहीं कह रहा आपको कैलकुलेशन में तेज़ नहीं होना है, फास्ट होना चाहिए कैलकुलेशन में, लेकिन जिस काम को कैलकुलेटर कर सकता है ना, उस काम को आप खुद मत करो। क्यों मत करो? आपका माइंड थकता है। लो मैं आपसे मल्टीप्लिकेशन पूछता हूँ, बताओ 19 × 19 करो, कर लोगे आप कैसे भी तुक्के बुक्के लगा के? 20 से कर लेते हैं, फिर 19 कम कर देंगे, कोई ना कोई शॉर्टकट बना के आप कर लोगे। अब मैं आपको कहता हूँ 4.56 × 3.56 कर तो लोगे आप, लेकिन आपका माइंड थक जाएगा। फिर आपको एवरेज ड्यू डेट, मतलब आप थक तो जाओगे, तो आप किस में थको? सीए की पढ़ाई में। इसके लिए मेरे पास नौकर है ना कैलकुलेटर, उसको मैं क्यों, उसको कराओ, उसको ये डेलीगेट करो। आप जब खुद कैलकुलेट करते हो ना, तो आपका क्या होता है, माइंड की एनर्जी तो जा ही रही है, और माइंड की एनर्जी जाने से क्या होता है, फिर माइंड थक जाता है, फिर आपको ब्रेक चाहिए। जबकि आप कैलकुलेटर से कर लेते तो आप क्वेश्चन आगे 4 और कर लेते एग्जाम के, और एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड ही है, तो फिर वो काम तो कैलकुलेटर से करो। तो मैं ये कभी भी नहीं कह रहा कि आपको कैलकुलेटर का ही मोहताज हो जाने, लेकिन आप थकता है आपका माइंड जब आप कुछ भी करते हैं, तो आप इन कैलकुलेशन में वेस्ट कर रहे हैं टाइम, तो आप 2 सवाल के बाद ही थक जाएंगे। और ये कैलकुलेशन कौन कर देता है? कैलसी कर देता है, कैलकुलेटर कर देता है, तब क्या होगा, आपके क्वेश्चन ज़्यादा बने। तो प्लीज़ पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, इधर लेट जाओ, मोबाइल पे व्हाट्सएप इंस्टाग्राम और सब रहने चाहिए, जिसका कोई आ जाए हाथों हाथ उसको रिप्लाई करो। पढ़ाई का क्या है, वो तो बाद में होती रहेगी। कैलकुलेटर दूर पड़ा है तो पढ़ा रहने दो, या जब पढ़ रहे हो तो टेबल चेयर होनी चाहिए। पहली बात तो इतना कोई गरीब नहीं है, लेकिन फिर भी किसी के घर में नहीं है तो फर्श पे बैठ के पढ़ लो, लेकिन लेटे लेटे पढ़ने का कोई तरीका ही नहीं है। और मेजोरिटी स्टूडेंट क्या है, अभी तो प्रैक्टिकल है, चलो लो, और तो क्या करते हैं, नींद लेने का तरीका होता है थ्योरी वाले सब्जेक्ट तो प्लीज़ ऐसे नहीं पढ़ना, ठीक है। कैसे पढ़ना है, आपको बैठ के पढ़ना है, और कैलकुलेटर पास में रखो पहले, पेन नहीं होता है, और देखते जाएंगे, क्वेश्चन को देख लेंगे, हाँ हो गया, क्वेश्चन देख के क्लियर हो जाएगा कि पेन दूर पड़ा है कौन लेकर के आएगा। तो ऐसे नहीं करना है प्लीज़, ठीक है। और जो काम कैलकुलेटर कर सकता है वो आपने उस पर छोड़ देना है, क्योंकि आप कर तो लोगे खुद के मन से। भाई आपको टेबल नहीं भी आती है तो 39 × 8 आप कर लोगे, 40 × 8 करके, फिर -19 करके, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आपका माइंड फिर क्या होगा, जल्दी रिलैक्स, मतलब ये थकेगा तो फिर क्या होगा, आप एवरेज ड्यू डेट के क्वेश्चन कम करोगे। तो प्लीज़, और कैलकुलेटर किसी भी कोचिंग की फीस में इंक्लूड नहीं होगा। आप चाहे डेमो ले रहे हैं चाहे कुछ ले रहे हैं, कैलकुलेटर तो क्या करना होगा, खुद ही खरीदना होगा, कोई कोचिंग वाला नहीं देगा। तो कैलकुलेटर तो खरीदना ही है। अब सर लेट खरीद लेंगे ना, पैसे लेट आए, चलो अब सुनो, समझ गए हम बात को। तो कैलकुलेटर को यूज़ करना ज़्यादा से ज़्यादा। अब मुझे डेज कंप्यूट करवाने, 15 to 2006, पहले तो बताओ कितने दिन है फैब के, 28 या 29? 28। 29 कब होते हैं, जब 4 से डिविजिबल होते हैं, ठीक है। 2008, 12, 20 इन सब में क्या होंगे, मतलब 29 डेज ऑफ होंगे फैब। तो ये भी आपको पूछना चाहिए कि ऐसा क्या होता है चौथे साल, लेकिन ठीक है अभी नहीं बताऊंगा मैं, आप पूछोगे तो। 15 to 19 को क्या हो गया, 28 डेज है। अब मैं 15 to 19 से 30th 10 19 तक के डेज काउंट करवाना चाहता हूँ। कैसे करोगे बताओ? फैब के कितने, 13। अब आपके पास कैलकुलेटर होना चाहिए, ठीक है। फैब के कितने, 13 प्लस मार्च के 31, ये कैलकुलेटर पर ही होने चाहिए, आप लिख लिख के करोगे। प्लस कहाँ तक पहुँच गए आप अपने मन में सोच रहे हो, फैब, मार्च, अप्रैल, गलत करवाया भाई, मई, जून, जुलाई, अगस्त, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर कितने हैं, 31। सितंबर, अक्टूबर में 31 होते हैं, बट मुझे लेने कितने, 30th। अब पहली बात तो देखो प्लीज़, ये घर पे मेहनत करना, मैं याद कराऊंगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा। आपको 10 लिखा हो तो आपको तुरंत पता होना चाहिए अक्टूबर मंथ की बात हो रही। अब कई बच्चे 10वां सोचने लग जाते हैं, अक्टूबर है सितंबर है। आपको हर महीना, मैं चाहे इस टर्म में लिखूं 31 जुलाई या 31/7, आपको क्लियर पता होना चाहिए कि क्या लिखा हो जुलाई, ठीक है।
बताओ, ऐसे पता होगा ना, मैं बोलूँ 8वां महीना कौन सा होता है तो आप सोचने लग जाओ, ऐसे नहीं, अगस्त होता है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। तो अब ये तो मैंने जानबूझ के जब जितने भी क्वेश्चन लिए उनमें 1-2 महीने का ही गैप रखा। अब ऐसे भी तो हो सकता है क्वेश्चन कि पहला ट्रांजेक्शन यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा इससे भी लेट है, तो आपको इंस्टीट्यूट कहाँ दुखी करेगा कि डेज इसके क्या हो जाए गलत, क्योंकि प्रोडक्ट तो कौन कर ही देगा, कैलकुलेटर। तो डेज आपको बिल्कुल क्या करने हैं, केयरफुली। कैसे करोगे, कैलकुलेटर लोगे, उसमें पहला डिजिट क्या दबाओगे 30, उसके बाद में प्लस, मार्च सोचा 31, मन में क्या सोचा मार्च, प्लस 30, मन में क्या सोचा अप्रैल भी गया, फिर मन में क्या सोचा मई गया। ऐसे करते करते जो वो वाला मंथ आ जाए जिस तक हमें पहुंचना है, ये मान लो 15 होता है, तो उस महीने के कितने दबा करना है +15, ठीक है। ये चीज़ आपको लिखनी नहीं होती एग्जाम में, कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ ना 29 + 8 डेज, तो ये आपको लिखना नहीं होता, ठीक है। वो सिर्फ आपको सीधे डेज काउंट करके लिखने होते। अभी आप कुछ नहीं करोगे, आप मेरे साथ एक क्वेश्चन कर रहे हैं, मेरे साथ ये क्वेश्चन कर रहे हैं, खुद कुछ नहीं करेंगे। फैब देना ही देना है उसने, ध्यान रख लेना, फैब वो देंगे ही देंगे, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर गलती होने का क्या हो जाता है, चांस हो जाता है। अब मैं नहीं ले रहा एक बार फैब, ठीक, ये 3 दिन है, या एक और जोड़ लेते हैं, मेरे साथ साथ काउंट करो। बेस डेट क्या आएगी, ये 1000, 5000, 6000, 9000। बेस डेट क्या आएगी बच्चों, बेस डेट 28/3, पहला 0 नील। अभी मैं तुमसे बात करूंगा कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि 28/3 ही ले जाए, मैं बाद में बात करता हूँ, ठीक। अब 25/7 को बताओ, 119 कैसे करा आपने, अब कैलकुलेटर में क्या दबाया आपने 3, और मन में क्या सोचा मार्च गया, अप्रैल, जून, मई, सॉरी अप्रैल के बाद मई, जून, अब जुलाई है, 7th मंथ जुलाई है, तो क्या प्लस करूंगा मैं 25, कितना आएगा 119। अब सुनना आगे आगे कैसे लिखोगे। अब आपने 119/25/7 तक कंप्यूट कर ही लिए हैं, तो वापस शुरू से नहीं जाना। कल तक मैं क्या कर रहा था, हर बार शुरू से करवा रहा था। अब टाइम देखो, पेपर पूरा करने का है या 3 आवर्स में पूरा करने का है, 3 घंटे का पेपर मिलेगा आपको, तो आपको उधर टाइम का भी क्या रखना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है। तो अब जब 11 मुझे पता है 25/7 तक कितने दिन हो चुके हैं 119, ये तो अब देखो मुझे तो समझाने के लिए लिखना पड़ेगा, लेकिन ये लिखना नहीं होता और आपको सीधे दिन लिखने होते हैं, चाहे आगे पीछे से देख के करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वहाँ मतलब ये थोड़ी है कि आपको बताना है कैसे निकालना, देख के तो क्यों करना है। लेकिन 119 कहाँ तक है, 25/7 तक। अब मुझे बताओ 7वें महीने के कितने जोड़ूं, जुलाई के 6, क्योंकि 25 तक तो काउंट हो ही गए, 25 तक काउंट हो ही गए, तो जुलाई के कितने रह गए 6, अगस्त के 31, सितंबर के 30, कितना आ गया 186।